हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है विकास की विमाएं। इसके अंतर्गत जो हमारा पॉइंट आज चलेगा वो है निर्धनता। देखिए, निर्धनता एक आर्थिक स्थिति है, लेकिन यह एक सामाजिक पद को भी प्रकट करती है, क्योंकि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का घनिष्ठ संबंध होता है सामाजिक श्रेणी और वर्ग से भी। गरीबी और अमीरी तुलनात्मक शब्द हैं। साधारण भाषा में गरीबी का अर्थ आर्थिक असमानता, आर्थिक पारदर्शिता और आर्थिक अकुशलता से लिया जाता है। अगर हम केवल गरीबी को आर्थिक अभाव के रूप में प्रकट करना चाहे तो ये एक संकुचित अर्थ हो जाएगा इसका। तो केवल हम गरीबी को आर्थिक अभाव के रूप में नहीं ले सकते कि जो समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा दिए गए गरीबी की परिभाषा को समझेंगे। जैसे पहले समाजशास्त्री हैं गिलिन और गिलिन। इनके अनुसार गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो पर्याप्त आय या फिर मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता है कि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बनी रह सके, और साथ ही उसको उस पर आश्रित जो मतलब उसके ऊपर आश्रित लोग हैं उनका भी वो ध्यान नहीं रख पाता, यानी समाज के स्तर के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने में वो योग्य नहीं रह पाता है। यानी गिलिन और गिलिन ने गरीबी का जो संबंध है वो जीवन स्तर से जोड़ा है। जब व्यक्ति की आय पर्याप्त हो, वह उसे संकुचित ढंग से खर्च नहीं करता हो, तो ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जीवन स्तर के गिरने पर व्यक्ति की स्वयं और उस पर निर्भर लोगों की जो शारीरिक और मानसिक क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है। इस तरह से जीवन स्तर को निम्न जीवन स्तर बनाने के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता घट जाती है। गरीबी एक सापेक्ष शब्द है। इसका अर्थ यह है कि एक देश में जिसे हम गरीब कहें उसे दूसरे देश धनवान कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि गरीबी का निर्धारण उस देश की प्रथाओं और जीवन स्तर के आधार पर होता है। भारत में गरीबी रेखा वह नहीं है जो अमेरिका और इंग्लैंड में है। प्रत्येक देश के साधनों के अनुसार जीवन स्तर का एक आदर्श स्थापित कर लिया गया है और सभी व्यक्ति उसी आदर्श को पाने का प्रयास करते हैं। गरीबी का संबंध जीवन स्तर से है। यह जीवन स्तर भी प्रत्येक समाज में अलग अलग है। जीवन स्तर को निर्धारित करने वाले प्रमुख 3 कारक होते हैं: प्रथा, निर्णय या फिर कह सकते हैं बुद्धिमत्ता, और तीसरा है आय। तीसरे से ये स्पष्ट हो जाता है कि गरीबी एक सापेक्ष शब्द है जिसका संबंध किसी समाज, संस्कृति, देश, समूह और व्यवसाय में प्रचलित जीवन स्तर के आदर्श से है। किसी भी समाज में जीवन स्तर का यह आदर्श क्या होगा, ये उस समय की प्रथाओं, व्यक्ति की बौद्धिक और निर्णय लेने की क्षमता पर और साथ ही आय पर निर्भर करेगा। अब हम निर्धनता के अंतर्गत पूर्ण एवं सापेक्ष निर्धनता को समझते हैं कि ये क्या होता है। वैसे सामाजिक विचारक शेपर्ड एवं वॉश के अनुसार 2 प्रकार की गरीबी होती है, यानी उन्होंने पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता को बताया। पूर्ण निर्धनता के अंतर्गत ये होता है कि यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधा और जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। पूर्ण गरीबी को सामान्यतः जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पर्याप्त धन के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत गरीबी को सापेक्ष तथ्य मानने वालों ने पूर्ण गरीबी की अवधारणा की इस आधार पर आलोचना की है कि पूर्ण गरीबी की अवधारणा स्थिर है, यानी कि जो पूर्ण निर्धनता की जो अवधारणा अभी हमने पढ़ी वो पूरी तरह से स्थिर है। ये आवश्यक नहीं है कि या फिर जो सुविधाओं के बदलते मापदंडों को सम्मिलित नहीं करती है। निर्धनता की जो पूर्ण निर्धनता के अंतर्गत जो साधन शामिल किए गए गरीबी को, वो हो सकता है कि जो आज सुविधा की मानी जाती है वही आने वाले समय में आवश्यकता बन सकती है। यानी कि गरीबी की कोई एक जो आवश्यकता या स्थिर अवधारणा नहीं हो सकती, ऐसा सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत माना गया। अब हम निर्धनता के कारणों को समझते हैं। देखिए, निर्धनता का जन्म किसी एक आधार या किसी एक कारण या घटक के फलस्वरूप नहीं होता है। यह अनेक कारणों की जो पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल है। सामाजिक विचारक फेरिस और गिलिन ने गरीबी के उत्तरदायी अनेक व्यक्तिगत, प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक
और साथ ही सांस्कृतिक कारकों का उल्लेख किया है। हम उन्हीं को यहाँ पे देखेंगे। जैसे पहले वो पॉइंट में लिखते हैं व्यक्तिगत। जब कोई व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना, मानसिक अयोग्यता, नैतिक पतन, अविवेकपूर्ण खर्च आदि के से ग्रसित होता है, तब गरीबी उत्पन्न होती है। व्यक्ति की अयोग्यता गरीबी पैदा करती है। यही व्यक्तिगत कारक है। दूसरा है भौतिक पर्यावरण। देखिए भौतिक पर्यावरण में हम प्राकृतिक साधनों का अभाव, प्रतिकूल जलवायु, कीड़े मकोड़ों का उत्पाद और प्राकृतिक संकट आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। यानी कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो भी गरीबी आती है। आर्थिक कारण, देखिए गरीबी का संबंध आर्थिक पहलुओं से भी है। आर्थिक दशा का वर्णन आय और खर्च के संबंध से होता है। अपर्याप्त उत्पादन, असमान वितरण, आर्थिक उतार चढ़ाव, बेकारी, गरीबी का जो चक्र है चलने लगता है, उसके कारण मंदी आदि गरीबी को जन्म देती है। इसी तरह से सामाजिक कारक भी होते हैं। यानी कि सामाजिक कारकों के अंतर्गत क्या होता है कि शैक्षणिक कमियां होती हैं, स्वास्थ्य रक्षा की जो अभाव होता है, आवास सुविधाओं का अभाव होता है, विवाह और पैतृकता के ज्ञान का अभाव होता है, जो परिस्थितियां हैं वो बच्चों या युवा लोगों का असामंजस्य आदि सम्मिलित होता है। यानी कि जब हम अपने भावी पीढ़ी को अच्छी तरह से कल के लिए न तैयार होने का अगर विचार न रखें कि कल उनके लिए क्या बचा के रखना है, या फिर उन्हें कैसे शिक्षा देना है, या उन्हें कैसे तैयार करना है कि वो कल और बेहतर कर सके, तो ऐसी स्थिति में भी ये सामाजिक कारक हैं जो निर्धनता को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक कारक, देखिए राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल भी गरीबी को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में चारों ओर असंतोष, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि पनपती है। इसी तरह से अनेक कारण हैं जो निर्धनता को बढ़ावा देते हैं। जैसे युद्ध भी होता है, जब देशों में युद्ध होता है तो उसके कारण भी निर्धनता होती है। सांस्कृतिक कारण भी होते हैं। कभी कभार कुछ जैसे कि भारतीय संस्कृति मूल्य में सादा जीवन और उच्च विचार की बात कही गई है, जिसके कारण कई विचारकों या विद्वानों का कहना है कि हिंदुओं की संस्कृति की वजह से ही कहीं ना कहीं उनके देश में निर्धनता है, या फिर वो पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, धन को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। और है बढ़ती जनसंख्या। तो और एक पॉइंट है बेकारी, कृषि। देखिए कृषि भी है, जैसे कि कृषि की गिरी हुई दशा के कारण भी अगर सिंचाई सही से नहीं है, उन्हें ग्रामीण कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे भूखमरी आ जाती है। अधिकांश कृषि वर्षा पर भी निर्भर होती है, जिसके कारण भी कई बार ऐसा होता है कि वर्षा सही नहीं होती है तो फसलें नहीं होती, या फिर भारी बारिश की वजह से फसलें नष्ट हो जाती हैं, तब कृषि के कारण भी निर्धनता उत्पन्न होती है। जमींदारी प्रथा के कारण भी निर्धनता उत्पन्न होती है। देखिए भारत में जमींदारी प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन आज भी सीलिंग एक्ट द्वारा अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित कर दी गई है। लेकिन अब भी जमींदारी प्रथा व्यवहार में किसी न किसी रूप में मौजूद है। इसके कारण भी निर्धनता आती है। साहूकारी प्रथा के कारण भी निर्धनता आती है। देखिए गांव में सहकारी समितियों का अभाव है। किसान को अपनी आवश्यकता के समय साहूकार के पास जाना होता है। साहूकार किसान और ग्रामीण की मजबूरी या अज्ञानता का लाभ उठाते हैं और उनका शोषण करते हैं। और एक कारण है सामाजिक कुप्रथाएं। देखिए हिंदू समाज में दहेज प्रथा और मृत्यु भोजन, यानी कि जब व्यक्ति मरते हैं तो उसके बाद भी कई दान पुण्य होते हैं जिनमें काफ़ी पैसे लगते हैं। विवाह से संबंधित कई सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित हैं। इन रीतियों के कारण भी कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमता न होने पर भी उससे बढ़ चढ़ के करने का प्रयास करता है, जिसके कारण भी निर्धनता को बढ़ावा मिलता है समाज में। अज्ञानता और अशिक्षा। देखिए भारत में बहुत कम लोग ही हैं जो शिक्षित हैं, और गांव में तो शिक्षा का अभी भी अभाव है। इससे भी निर्धनता होती है। प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण दोहन। देखिए इस पॉइंट में क्या है कि भारत में प्राकृतिक वस्तुओं की प्रचुर मात्रा है। कोयला, लोहा, यूरेनियम, अभ्रक, सीसा और ग्रेफाइट, समुद्री खनिजों और अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों का भारत में प्रचुर भंडार है, किंतु साधनों के अभाव के कारण उनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है। इसीलिए ही कहा जाता है कि भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। और एक है आलस्य और निष्क्रियता। देखिए भारत में काफ़ी लोग आलसी और निष्क्रिय भी हैं। इस निष्क्रियता के लिए यहाँ की सामाजिक और भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं, और साथ ही भाग्य पर विश्वास, उदासीनता और बुरा स्वास्थ्य आदि उत्तरदायी हैं।
और एक पॉइंट है सुधार नीतियों की असफलता, और एक है औद्योगिकरण और पूंजीवाद। इन सभी निर्धनता के कारणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि गरीबी के कारण और उसकी उत्पत्ति जटिल है। भारत में इस भयंकर आर्थिक सामाजिक समस्या को जन्म देने में अनेक कारकों का योगदान है। इसमें विदेशी शासन और उच्च वर्ग द्वारा शोषण, जनाधिक्य, पूंजी का अभाव, शिक्षा का अभाव, आकांक्षाओं और आर्थिक प्रोत्साहन का अभाव, स्वास्थ्य और शक्ति का अभाव, अकुशल प्रशासन, भ्रष्टाचार, पुरातन समाज व्यवस्था, और जिसमें सामाजिक आर्थिक और गतिशीलता का अभाव, और साथ ही शोषणकारी भूमि व्यवस्था आदि सभी प्रमुख उत्तरदायी हैं। और इन सभी कारणों से क्या होता है कि इन सभी कारणों से निर्धनता के दुष्ट प्रभाव निकलते हैं। गरीबी के शारीरिक प्रभाव बढ़ते हैं, मानसिक प्रभाव बढ़ते हैं, सामाजिक प्रभाव बढ़ते हैं। गरीबी को उत्पन्न करती है, निर्धनता और अपराध बढ़ते हैं, गरीबी और पारिवारिक विघटन होता है, भिक्षावृत्ति बढ़ती है, दुर्व्यसनों में वृद्धि होती है। यानी कि गरीबी से क्या होता है, जो मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाते हैं और वो कुछ भी करने लगते हैं, चाहे वो गलत हो, मतलब गलत काम भी करने लगते हैं, ऐसे व्यवहार को इसके अंतर्गत लिया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति जो करते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और चारित्रिक पतन भी होता है। देखिए क्या होता है कि निर्धनता के दुष्प्रभाव के कारण गरीबी एक भयंकर सामाजिक आर्थिक समस्या है जो लोगों में शारीरिक और मानसिक बीमारी उत्पन्न करती है, उनकी कार्य क्षमता घटाती है, भूखमरी, बेरोजगारी को जन्म देती है, पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन को उत्पन्न करती है। इसके कारण समाज में अपराध की जो दर है वो बढ़ने लगते हैं, लोग कुपोषण का शिकार होते हैं और उनका जीवन स्तर गिर जाता है। और इन निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए गरीबी यानी उन्मूलन कार्यक्रम और पंचवर्षीय योजनाओं को तो हमने पहले ही पढ़ चुका है। जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से भारत से निर्धनता को कम करने के प्रयास किए गए हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्य पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया है। और अब तक कितने पंचवर्षीय योजना हुए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करना ना भूलें, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।